नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कॉमन सिविल कोड के बारे में। दरअसल देश का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड जहां कॉमन सिविल कोड का मसला विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके साथ देश में इसकी हलचल और तेज हो गई है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के पहले। मध्य प्रदेश में ये कब लागू होगा, कब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि उत्तराखंड में जब इस पर कमेटी बनी थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर पहल की थी। आज भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में ये 5वीं सरकार है और इसके मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा प्रखर राष्ट्रवादी हैं और हिंदूवादी हैं, और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर भी कवायद तेज़ हो जाएगी और हो सकता है कि इस विधानसभा सत्र यानी मध्य प्रदेश का जो बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है उसमें इस पर चर्चा हो या उस पर कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की बात हो। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कॉमन सिविल कोड की आहट का चुनाव से कोई लेना देना है या नहीं, या फिर यह भारत के लिए ज़रूरी है। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला क्या कहते हैं ये सुनेंगे, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने क्या कहा उनको भी सुनेंगे, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें खास बात है कि जनजाति के जो मसले हैं वो थोड़ी दिक्कत उसमें हो सकती है। कॉमन सिविल कोड में महिलाओं के अधिकार के लेकर दिक्कत की बात आ सकती है, और तलाक और उत्तराधिकार के मामले में भी कहीं ना कहीं इस पर कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, और यही कवायद कॉमन सिविल कोड के लिए मुख्य है। बाकी देश में इस पर कोई खास बात नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय जरूर इसको लेकर राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर इसको देख रहा है, लेकिन इस पर भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी को। पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है। अभी तो इस बात को लेके आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाए कि उत्तराखंड में सबसे खास बात है कि विवाह के पंजीकरण पर धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा सभी समुदाय और सभी वर्ग के लिए। तलाक के मामले में विवाह की अवधि कम से कम 1 साल होगी। तलाक की न्याय प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ हो सकेगा। पुनर्विवाह करने का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो। कानून के खिलाफ विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना भी, और साथ में 3 साल तक का कारावास हो सकता है। जब दोनों पार्टनर में से कोई एक जीवित ना हो तभी होगी दूसरी शादी। विवाह में रहते हुए यदि कोई अन्य से शारीरिक संबंध बनाता है तो वो तलाक का आधार होगा। इस किस्म के बहुत सारे मुद्दे हैं जो माने कॉमन सिविल कोड का आधार बनेंगे, और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में और जनजाति के मामले में यानी आदिवासी वर्ग के मामले में भी कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अपने नियम कायदे और उनकी जो प्रथाएं होती है उसको लेकर भी इसमें विचार हुआ है। और ये मामला जनजाति का खाली उत्तराखंड का नहीं हुआ, बल्कि देश में जिन जिन राज्यों में भी जनजाति वर्ग के लोग हैं उनसे बातचीत करके इसका कोई एक तरह से रास्ता निकलेगा, सामाजिक हल निकलेगा। और धर्म परिवर्तन के मामले में कह सकते हैं कि इसमें तलाक की अर्जी का आधार महत्वपूर्ण होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह सकते हैं कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश दूसरा या तीसरा राज्य बन जाए। अभी इस पर प्रक्रिया जारी है। चर्चा की शुरुआत हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हैं। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव चतुर्वेदी पत्रकार साथी, और उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा कॉलमिस्ट हैं श्री जी.के. छिब्बर जी, वो हमसे टेलीफोन लाइन पर स्काइप पर संपर्क करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ की जो सारा मामला है एक तरह से बीजेपी के कोर इशू में था
कॉमन सिविल कोड। बीजेपी के 3 खास मुद्दे थे। एक तो धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना और उसके साथ साथ कॉमन सिविल कोड। तो बीजेपी ने 2 काम पूरे कर लिए। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो गई, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गई है। और ये जो बड़ा मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का, इस पर सरकार तेज़ी से काम करने की बात कर रही है। उत्तराखंड उसमें देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इसका मसौदा विधानसभा में पेश किया, जो बिल बना के पेश किया। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं, देश के लिए कितना ज़रूरी है और इसके कितने लाभ हैं कॉमन सिविल कोड के? कॉमन सिविल कोड को मोटे तौर पे ऐसा समझे कि हमारे देश में आपराधिक कानूनों के लिए हर समाज, हर जात, हर बिरादरी के लिए एक ही समान कानून है। अब जो पर्सनल लॉ हो गया, जो हर समाज जाति के अपने धर्म ग्रंथों के आधार पे, जो उनके रीति रिवाज हैं उनके आधार पे अपने अपने समाज के लिए कुछ ऐसे बनाए गए थे जिसमें कई बार सुधार के प्रयास भी किए गए। तो अब जो प्रयास हुए वो शायद नाकाफ़ी थे और इसलिए घड़ी घड़ी सुधार का प्रयास हुआ। ये बात हमारे भारत के संविधान में भी धारा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 44 में राज्य शासन के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक नागरिकता संहिता का पालन करने का प्रयास करना, ये स्पष्ट उल्लेख है। तो ये हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान है। लेकिन आज तक कोई भी दस्तावेज या मसौदा कोई भी सरकार पूर्ण रूप से जनता के बीच और जो हमारे लोकसभा हैं, विधानसभा हैं, जहां इन पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बीच कभी भी कोई बहुत अच्छे मजबूत ढंग से रख नहीं पाया। जो आपने बोला कि इसमें सही बात है कि जो हम बात करेंगे कि इसमें जब एक बिना धार्मिक लिंग भेदभाव के कोई समान तरीके से हमें चीज़ें बनाना हो, तो विवाह को लेके, तलाक को लेके, गोद लेने को लेके, उत्तराधिकारी को लेके हर समाज का अपना अपना क्राइटेरिया है। उनको एक धागे में पिरोना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि काम हो ही नहीं सकता। 370 के लिए भी ये बोला जाता था कि नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा शासन ने करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ मसौदा, कुछ चर्चा, थोड़ा समय की आवश्यकता पड़ेगी। जो ऐसे जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके विचार, उनको शामिल करना, थोड़ा सा पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर बढ़ाया जाए तो एक ये बहुत अच्छा पर्सनल लॉ का भी कानून लाया जा सकता है। इससे महिला सशक्तिकरण में, कई सारे कानूनों में लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आपने उत्तराखंड की बात की। अभी हमारे हिंदुस्तान में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू है, जिसको गोवा फैमिली लॉ कहते हैं। तो ये ऑलरेडी गोवा में लागू है। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि संविधान में भी दिया है, गोवा जैसे स्टेट में लागू भी है। तो लागू करना बिल्कुल थोड़ा कठिन हो सकता होगा, लेकिन लागू करना एक बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी इसको रखा है और उसका स्टैंड एकदम क्लियर है। लेकिन उसको एक सिर्फ हम विवाह से जोड़ दें या किसी एक चीज़ से जोड़ दें तो मुझे लगता है यह अधूरी चर्चा या अधूरी बात होगी। ये एक थोड़ा सा ब्रॉड है। हमें जनजातियों को लेके, उनके अपने जो भी रीति रिवाज हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं, या बुद्धिज़्म को लेके, जैनिज़्म को लेके, तो इनके भी जोड़ते हुए कुछ सामान लाया जा सकता है। और ये सरकार से उम्मीद भी है, और सरकार के दृढ़ निश्चय के 2 हमने एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो हमें लगता है इस पर भी एक कोई बहुत अच्छा मसौदा लाएंगे। लेकिन गुजारिश इतनी है कि थोड़ा सा चर्चा के बाद अगर ले आए तो बहुत अच्छा आ सकता है। शायद जो अभी तक छोटे मोटे चेंजेस होके आए, या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से कुछ चेंज हुए, या फिर राजीव गांधी जी ने चेंज को फिर कुछ चेंज किया, तो मुझे लगता है कि उसकी जगह एक ही बार में बहुत अच्छा कानून आ सकता है। देखिए, दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां समान कानून है। तो भारत ऐसा नहीं कि कोई ऐसा देश बनने जा रहा है जो बहुत ही खास होगा। मुझे लगता है कि भारत में जो काम बहुत पहले सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन सरकारों की कमज़ोर इच्छा शक्ति के चलते, या राजनीति के चलते, या वोट की राजनीति के चलते ये लटकता रहा। और कई राजनीतिक दलों ने इसको वोट का मुद्दा भी बनाया, और बीजेपी ने भी इसको वोट का मुद्दा बनाया। बीजेपी ने वोट का मुद्दा बनाया कि हम लागू करेंगे, और कुछ लोगों ने मुद्दा बनाया कि हम इसको लागू करने में हमारी कोई रुचि नहीं है, इसलिए बहुत से वोट उनको इसलिए मिलते रहे कि जो वर्ग, जो क्षेत्र इसके खिलाफ थे, उससे उनको वोट मिलते रहे। तो भारत में राजनीति का ये मुद्दा था। लेकिन जैसा चर्चा में कमल जी ने कहा कि बीजेपी ने चूंकि 2 बड़े काम कर दिए हैं, धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण, और उनके कोर इशू में
कॉमन सिविल कोड भी था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सबके साथ मिल बैठकर जब चर्चा होती है तो रास्ते निकल आते हैं। इस पर भी कोई रास्ता निकलेगा। गौरव जी, मामला संगीन नहीं है। अगर इसमें राजनीति ना होती तो देश में कब से ये लागू हो जाता। लेकिन सवाल है कि जो सत्ताधारी दल हैं उनका फोकस किस बात पर है। अगर वो तय करेंगे कि देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ना है तो जुड़ जाता है। अगर सरकारें तय करती है कि 370 धारा जो है हटानी है तो वो हट जाती है। अगर सरकार तय करेगी कि कॉमन सिविल कोड लाना है तो वो आपसी चर्चा के बाद, लोगों से समन्वय और संवाद के बाद इसको भी लागू किया जा सकता है। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज ना हो, लाइलाज नहीं है। आपकी राय, देश में कॉमन सिविल कोड कितना जरूरी है और इसके आने से कितने सारे फायदे होंगे? गौरव जी। देखिए राघवन जी, अगर हम पूरे विश्व से भारत की तुलना करें तो भारत एक विविधता वाला देश है और विभिन्न धर्म ही नहीं, विभिन्न जातियां और विभिन्न जातियों में विभिन्न परिवारों की भी रीति रिवाज, संस्कार कुछ अलग तरह के नजर आते हैं और महसूस भी किए जाते रहे। मैं इस पक्ष में हूं कि धर्म की स्वतंत्रता भी बनी रहे और लोगों को न्याय भी मिलता रहे। सिर्फ एक जिद पर कि हम उसे राजनीतिक तौर पर लागू करना चाहते हैं या कुछ राजनीतिक दल लागू कर नहीं होने देना चाहते हैं, इस जिद को त्याग कर अगर हम देखें जो भारत की मूल प्रस्तावना है कि धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ मैं इस बात का भी हिमायती हूं कि हर नागरिक को न्याय मिले, उसके धर्म के अनुरूप न्याय मिले, उस कानून के अनुरूप न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रावधान आप संशोधन कीजिए, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन संशोधन की बजाय अगर हम पूरे एक्ट को बदलने की बात करते हैं तो एक विवाद की स्थिति निर्मित होती है। एक धर्म को ऐसा लगता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, दूसरे धर्म को लगता है कि नहीं इनके साथ बहुत अच्छा हो रहा। इस कटुता के भाव को हटाते हुए, खत्म करते हुए अगर कोई भी संशोधन होता तो स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन राजनीतिक जिद पर या हम चाहते हैं और इसलिए कानून बदल जाए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल धार्मिकता के हिसाब से कानून होता यह है कि अपराध के मामले में तो फिर धार्मिकता आड़े नहीं आती है। अगर हम देश की बात करें तो देश की बहुत बड़ी आबादी सनातन धर्म के मानने वालों की है और दूसरी बड़ी आबादी इस्लाम के मानने वालों की है। इस्लाम के मानने वालों को अपराध के मामले में इस्लाम का कानून नहीं मिलता तो चल जाता है, क्योंकि इस्लाम में जो प्रावधान है कि अगर आप चोरी करेंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन हमारे देश में हाथ न कटे तो इस पर ऐतराज़ नहीं है। तो हमें लगता है कि धार्मिकता का जो मुद्दा है गौरव जी, वो पॉलिटिकल ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले कभी इस बात की डिमांड नहीं करते कि अगर उन्होंने चोरी की है तो हाथ काट दिए जाएं। तो जाहिर है कि वो बाकी चीज़ों में भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जब वो अपराध के मामले में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो, चूंकि हम राजनीति जब करते हैं तो फिर बाकी लोगों को मौका मिल जाता है। ये मुझे लगता है, मैं आपको अगले दौर की बातचीत में इस पर ज़रूर आप इस पर अपनी बात कहें, लेकिन सवाल है कि हम दो तरह के चश्मे लगा रहे हैं। अपराध के मामले में अलग कानून, वहाँ धार्मिकता आड़े नहीं आती है, और सिविल के मामले में अलग कानून क्योंकि वहाँ धार्मिकता है। तो इस पर चर्चा करने के बाद रास्ते निकल आएंगे। तलाक का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, महिलाओं के अधिकार का मामला है, इसके अलावा संपत्ति का मामला है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर सरकार चर्चा कर रही है, और ऐसा कोई मसला नहीं है जो संवाद के जरिए हल न किया जाए। जब सरकार ने 370 3 तलाक का मुद्दा जब हल कर लिया तो फिर ये भी हमें नहीं लगता कि अगर बातचीत की जाएगी तो हल ना हो। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कानून के जानकार और कॉलमिस्ट जीके छिब्बर जी भी हैं। छिब्बर जी, कानून के मुताबिक आप इसको किस ढंग से देखते हैं और इसमें क्या प्रावधान में दिक्कतें आ सकती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस रास्ते को आगे बढ़ा सकती है? अगर आपके पास जानकारी हो तो जरूर साझा करें हमारे साथ। राघवन जी, इसमें इसको लागू करने में कोई लाभ प्रोग्रेसिव है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसकी व्यवस्था की है। डायरेक्ट प्रिंसिपल में दिया है कि समान संहिता को जो है लागू किया जाएगा। और समानता का अधिकार जो है, अब समानता का अधिकार का भी इसमें जो है कि उल्लंघन हो रहा था। तो
इसमें जैसा कि अभी कानूनी तो रूप से में कोई दिक्कत आने नहीं है, सब वेलकम होगा। सिर्फ इसको एक राजनीतिक मुद्दा और धार्मिक मुद्दा बना के इसको डिले किया गया है, क्योंकि जैसे 125 कानून तो वो तो कॉमन ही है। CRPC में जो मेंटेनेंस का जैसे कानून है उसमें तो सभी धर्मों और अप्लाई करते हैं, तो वैसे ही जो प्रावधान होंगे इसमें तो महिलाओं को और जो पुरुषों को जो समान अधिकार है, अधिकारी समानता की बात हो रही है ना, इसमें किसी का अधिकार कटल तो करनी किए जा रहे हैं, और कोई ऐसा कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा, क्योंकि ये जितना प्रोग्रेसिव लॉ बनेगा उतना ही समाज उन्नति करेगा, राष्ट्र उन्नति करेगा। यदि अब जैसे भी हिंदू धर्म में भी बहुत से जो प्रथाएं थी उसको हिंदू धर्म में त्याग दी, इसलिए अब सब प्रोग्रेसिव है, तो इसको लागू करने में कोई इसके जो प्रावधानों को लागू करने में कोई औपचारिकता नहीं है। सिर्फ इसको एक जो मुद्दा बनाया जा रहा है धार्मिकता या अल्पसंख्यक के आधार पर जो बनाया जा रहा है वो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जब आर्टिकल 44 में इसको लिखा गया था कि सोच समझ के रखा होगा ना, हाँ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन जैसे इससे समय बदलेगा लोग समझेंगे कि सबके समान अधिकार होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, तो इसलिए इसको अनुच्छेद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा गया था। और आजादी के पिछले साल में बहुत से कानून बदले हैं और लोगों ने उसको माने हैं, तो धीरे धीरे संवाद की बात होगी, समझ की बात होगी, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल। और धीरे धीरे से मतलब धीरे धीरे को अपन मान लें 75 साल, तो आज़ाद हुए हमको 75 वर्ष हो गए, तो उसमें धीरे धीरे हमको समान कानून की तरफ बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मुल्क आज़ाद हुआ और कल हम इसको लागू कर रहे हैं। तो जो जहाँ तक बात है राठी जी, कानून में कोई दिक्कत नहीं है, संविधान में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं आ रही है तो राजनीति में आ रही है, क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए लगता है कि ये होना चाहिए, और जो राजनीति करते हैं उनको ये भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष हैं। बीजेपी ऐसा पक्ष है कि जो इसको लागू करना चाहता है, दूसरे ऐसे पक्ष हैं जो इसको लागू करने में मीन मेख निकालते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो मैंने शुरुआत में कहा कि संवाद से सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। अल्पसंख्यक यानी इस्लाम को मानने वाले दुनिया के ऐसे मुल्कों में हैं जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन वहाँ उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ इस्लाम के मानने वालों को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिर कॉमन सिविल कोड में यहाँ भी जो मसले हैं, जो दिक्कतें हैं, वो चर्चा के बाद सुलझ जाएंगे, ऐसा लगता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल मैं, लेकिन इस कॉमन सिविल कोड में जो मुख्य मुद्दा है कि एक आम आदमी की सोच हिंदू मुस्लिम तक सीमित है जी, लेकिन मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड कोई हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं है। इसमें जैनिज्म भी है, इसमें बुद्धिज्म भी है, इसमें आदिवासी भी हैं, जनजातियां भी हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका मसौदा आए, मसौदा पे चर्चा हो, उन जातियां जो इससे प्रभावित होंगी, उनके धर्म, उनकी रीति रिवाज पे इस पे चर्चा हो, उनको किस तरह शामिल किया जाए। इच्छा शक्ति की बात है। देखिए, दो काम है, एक है राजनीतिक काम, तो राजनीतिक काम में एक अच्छा बोलेगा, एक बुरा बोलेगा, जिसको जहां से वोट का फायदा मिलेगा वो उस पक्ष में बात करने लगेगा। लेकिन ये इसका ना समस्या का हल है, ना इस समस्या के प्रति कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन राठी जी, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। कम से कम जिस मामले में देश में एक समान कानून की बात हो रही है, वहां राजनीति करने के बजाय वो कैसे सुलझे, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। तो ये मुद्दा चूंकि हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने भी विचार किया और उन्होंने रखा, तो इसको इस 70 साल 80 साल में हो जाना था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए, लेकिन अभी इनको एक मसौदा प्रस्तुत करना चाहिए। उस मसौदे पे व्यापक रूप से, अब इतना आधुनिक हमारा युग है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें, एक चर्चा परिचर्चा हो और स्टेट वाइज उनके कमेंट्स चले जाएं, हर विधानसभा से उसके बारे में विचार चले जाएं। भाई हर समाज का जनप्रतिनिधि वहाँ है, सबके विचार चले जाएं, आम जनता के भी विचार आ जाएं, उसको समाहित करके किस ढंग से बैलेंस्ड वे में, क्योंकि लाना बहुत अच्छी चीज़ है, फायदे की चीज़ है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का हित सुलझेगा। जैसे इसमें देखिए मुख्य मुद्दा क्या है, प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, इसमें गोद लेने में दिक्कत हो सकती है, विवाह की तरीके और तलाक में दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी को जैसे ही लगता है, उन्होंने कहा मुस्लिम और आदमी 5 शादी कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता, ये एक कॉमन सिविल कोड में सब दोनों एक हो जाएगा। तो कॉमन सिविल कोड में दोनों एक नहीं हो जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है।
जो हर समाज का अलग अलग रीति रिवाज के साथ है। बिल्कुल। कहीं हम आदिवासी जब समुदाय में जाते हैं तो कुछ ऐसे समाज भी हैं जिसमें एक महिला के 5 हस्बैंड हैं, और कहीं ऐसे भी हैं जहां एक आदमी की 5 औरतें हैं। बिल्कुल। तो उनके समाज में उनकी रीति रिवाज में है, तो उनको आप कैसे समाहित करेंगे? तो कठिन मुद्दा था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए अभी तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति बुलंद दिखती है, उनकी गारंटी पे पूरा देश इस वक्त भरोसा कर रहा है। तो मुझे लगता है उनकी इच्छा शक्ति के चलते वो इन सब समस्याओं को लेके, नॉर्थ ईस्ट के लिए खासकर बहुत सारी समस्याएं हैं जी। तो इन सबको लेके समाहित करके एक अच्छा सा कोई कानून ये जरूर लाएंगे। बिल्कुल। गौरव जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं ये समझना भी चाहता हूँ, छिब्बर साहब भी बैठे कि 70 साल में ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी जिनसे ये आवश्यकता आन पड़ी कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर समाज का, हर धर्म का एक रीति रिवाज रहा और उस रीति रिवाज का पालन हुआ। उस रीति रिवाज का जब उल्लंघन हो रहा हो तब अन्याय माना जाता है, तब ये माना जाता है कि किसी को न्याय नहीं मिल पाया। अगर 2, 4, 5, 10 केस हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी कानून की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक बहुसंख्यक आबादी में अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आई, अभी तक तो इतनी घटनाएं सामने आई भी नहीं। अगर हम बात तलाक की करें, जो बहुविवाह प्रथा थी वहां पर मुस्लिमों में, और जिस तरीके से तलाक की बातें आती थी, तो वहां अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उनके यहाँ उस कानून में प्रावधान थे और उस अन्याय का हर्जाना भी देना पड़ता। तो सिर्फ मैं राजनीतिक जिद के कारण अगर ये कोई कानून को लाए जाने की वकालत लोग कर रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता भी बनी रहे और न्याय भी मिले हर इंसान को, मैं इसके पक्ष में भी हूं। गौरव जी, एक चीज मैं भी जानना चाह रहा था कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, दुनिया के सारे मुल्कों में रहते हैं जो बड़े बड़े देश हैं। जब हिंदू को वहाँ दिक्कत नहीं हो रही है, सिख को अमेरिका में दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि रास्ते तो वहाँ भी निकले। नागरिक के तौर पर किसी अन्य देश में जा रहे हैं तो हमारी बाध्यता हो जाती है कि हमें वहाँ का कानून स्वीकार करना पड़ेगा। यही मैं बात, वहाँ पैदा नहीं हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि, और अगर वहाँ पैदा भी हो तो वो उनके कानून के तहत पैदा हुए। सवाल यही है कि वहाँ उस कानून का पालन करना हमारी बाध्यता, हमारा कर्तव्य है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्मों के आधार पर, विभिन्न जातियों के आधार पर, विभिन्न वर्गों के आधार पर एक संविधान बनाया गया था और उस संविधान को लागू किया गया था। ऐसी परिस्थिति में जहां उसकी मूल भावना ये कह रही है कि हमें सभी धर्मों की स्वतंत्रता देना पड़ेगी, हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान का पालन करते हुए जी रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। मैं दोनों चीजों को बात कर रहा हूं, बिल्कुल, कि धर्म की स्वतंत्रता, रीति रिवाज, प्रथाओं को बनाए रखा जाए और ये भी ख्याल रखा जाए कि उसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने का पूरा काम किया। जिस पर किसी को अड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम दूसरे देश में जाके वहां के कानून को मान सकते हैं तो ये तो हमारा अपना देश है और यहाँ सबके लिए समान कानून बन रहा है। तो इसमें कमी बेशी हो सकती है कि साहब थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ घटा दीजिए, इस पर कोई आम राय निकल सकती है। इसमें मिल बैठकर, हमने शुरू में कहा कि अगर मिल बैठकर बात होगी तो रास्ते निकल आएंगे। छिब्बर जी, आपकी राय? राघवन जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि बात समझने के लिए कि अब इस्लाम में फोटो खिंचाना जो है वो निषेध है इस्लाम के हिसाब से। अगर वो ये कहेंगे हम तो फोटो नहीं खिंचाएंगे तो उनके आई कार्ड, पासपोर्ट वगैरह कोई बनेगा ही नहीं। तो लेकिन चूंकि अब ये अनिवार्यता है तो उस बात को एक्सेप्ट किया, इसीलिए अब कानून बना है उसमें कई अनिवार्यता है जिसमें पुरुषों को, महिलाओं को और ये जो जितने भी धार्मिक राय है उसमें समानता की बात कही गई है, कोई लाभ की बात कही है, उसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं कही है। तो वो बात इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ये तो सिर्फ इस बार राजनीति हो रहा है, जब तक लागू होगी। छिब्बर जी, अगर राजनीति नहीं होगी तो इसमें सब रास्ते निकल आएंगे। धर्म का मामला नहीं है। आपने फोटो खिंचाने की बात की है, इस्लाम में ब्याज की भी मनाही है, इस्लाम में मुफ्त की चीज़ों की भी मनाही है। तो ये देश सबका है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो रास्ते निकलेंगे। सिर्फ काम करने का, निर्णय करने की ज़रूरत है। रास्ते तो निकल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। समय की कमी, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। छिब्बर जी, आपका साधुवाद। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो देश में कॉमन सिविल कोड की दस्तक उत्तराखंड से शुरू हुई है, मध्य प्रदेश भी इस पर आगे बढ़ रहा है। अभी सरकार क्या तय करेगी कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड के बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश
दूसरे या तीसरे नंबर का राज्य बन जाए, वो भी इस मामले में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ भी समिति बन गई है और इस पर विचार भी हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।